नमस्कार दोस्तों, लोचन एकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अर्शिता अग्रवाल और हमारी साप्ताहिक करंट अफेयर्स अपडेट में आज हम चर्चा करेंगे 8 से 14 मई 2020 के करंट अफेयर्स को। ये वो टॉपिक्स हैं जो आपके यूपीएससी, प्रीलिम्स और मेंस के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो ये सारे टॉपिक्स को आपको ध्यान से सुनना है। इस लेक्चर का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और आप हमारा डेली करंट अफेयर्स सीरीज भी खरीद सकते हैं, जहां हिंदी में करंट अफेयर्स अपडेट किए जाते हैं। ये वैसे ₹500 का है, पर अगर आप कोड अर्शिता यूज करेंगे तो ये आपको 400 रुपए में मिलेगा, यानी 100 रुपए का ऑफ। तो अब देखते हैं क्या क्या टॉपिक्स पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला, भारत में रासायनिक आपदा के विरुद्ध क्या सुरक्षा उपलब्ध है। दूसरा, टिड्डियों का हमला। फिर अंतरराज्य प्रवासी मजदूर अधिनियम। फिर सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम। क्या है अल्ट्रावायलेट जर्मिसाइडल रेडिएशन। मिशन सागर। उच्चतम न्यायालय का 4G इंटरनेट सेवा आदेश। और आखिरी में वैश्विक ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक। तो ये सारे टॉपिक्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप लेक्चर ध्यान से सुनिएगा। और अगर पसंद आए आपको लेक्चर तो कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। तो देखते हैं पहला टॉपिक, भारत में रासायनिक आपदा के विरुद्ध क्या सुरक्षा उपलब्ध है। तो पहले देखते हैं कि आखिर ये समाचार में क्यों है। तो अभी कुछ दिनों पहले विशाखापट्टनम गैस रिसाव त्रासदी, जिसे वाइजैक त्रासदी भी कहते हैं, वो LG पॉलीमर में हुआ था। तो ये हुआ था विशाखापट्टनम में। ये एक औद्योगिक दुर्घटना थी। तो कई समय से ये जो LG पॉलीमर का प्लांट था ये बंद था, और जब मजदूरों ने इसे खोला तब यहां से गैस रिसाव होने लगा। तो इसी त्रासदी के बाद, इस गैस रिसाव त्रासदी के बाद भारत में रासायनिक आपदा के विरुद्ध उपलब्ध सुरक्षा की ओर सबका ध्यान आकर्षित हुआ। उसके बाद लोगों का ध्यान गया कि आखिर रासायनिक आपदा से बचने के लिए लोगों के क्या प्रावधान है सरकारों का, उसकी तरफ लोगों का ध्यान गया। ये सबको पता है कि भोपाल गैस त्रासदी के समय इस विषय में अलग से कोई कानून नहीं था, मात्र भारतीय दंड संहिता थी। और इसमें धारा 304 में दंडनीय नरहत्या तथा धारा 304A में लापरवाही से होने वाली मृत्यु के लिए 2 वर्ष का कारावास और जुर्माने की सजा का प्रावधान है। तो सिर्फ इतना था और अलग से कोई कानून नहीं था। यहां विशाखापट्टनम में ये गैस त्रासदी हुई। अब रासायनिक आपदा आखिर होती क्या है। अगर एक या उससे अधिक संकट पैदा करने वाले पदार्थ जो अवांछित हैं उनका रिसाव हो तो उसे रासायनिक दुर्घटना कहते हैं। इससे मानव स्वास्थ्य पे और पर्यावरण को क्षति पहुंचती है। रसायनों से आग लग सकती है, विस्फोट हो सकता है, विषाक्त पदार्थ हवा या जल में मिश्रित हो सकता है, लोग बीमार हो सकते हैं, उन्हें चोट लग सकती है और उनकी मृत्यु भी हो सकती है। अब रासायनिक आपदाओं के क्या कारण हो सकते हैं। पहला, प्रक्रिया और सुरक्षा प्रणालियों की विफलता। अगर कोई मानवीय, तकनीकी या प्रबंधन से संबंधित त्रुटियां हो तो वो एक कारण हो सकता है। दूसरा, प्राकृतिक आपदा से उत्पन्न दुर्घटना, जैसे कि अगर कोई अर्थक्वेक आ जाए, तो ऐसा ही कोई प्राकृतिक आपदा हो तो उससे उत्पन्न दुर्घटना को कहा जा सकता है। तीसरा, खतरनाक अपशिष्टों के परिवहन वाहनों का दुर्घटनाग्रस्त हो जाना। और आखिरी, लोगों की अशांति के दौरान कारखानों में तोड़फोड़। तो अगर कारखानों में तोड़फोड़ होएगा तो रासायनिक उपदाव की जो हालात है वो हो सकते हैं। ठीक है, ये कुछ संभावित कारण हैं। अब भोपाल गैस त्रासदी क्या है। तो भोपाल गैस त्रासदी भोपाल में 2 से 3 दिसंबर 1984 की रात में
लगभग 42 टन जहरीली गैस जो थी मिथाइल आइसोसाइनाइड का आकस्मिक रिसाव हो गया था, और ये भारत इस औद्योगिक आपदा का भुक्तभोगी रह चुका है। ये काफी भयानक आपदा थी और आधिकारिक अनुमान के अनुसार उस घटना में लगभग 5,000 लोग मारे गए थे, और इसमें लगभग 5,000 लोग मारे गए थे। अब भोपाल गैस त्रासदी के ठीक बाद सरकार ने पर्यावरण को विनियमित करने तथा सुरक्षा उपायों एवं दंडों को निर्दिष्ट करने से संबंधित अनेक कानून पारित किए। इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं जो हम देखेंगे, कुछ कानून जो सरकार ने पारित किए। पहला, भोपाल गैस रिसाव दावों का निपटान अधिनियम। तो इसके बारे में हम देखेंगे। यह अधिनियम केंद्र सरकार को भोपाल गैस त्रासदी से जुड़े या उससे जुड़े दावों को सुरक्षित रखने की शक्तियां प्रदान करता है। इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत ऐसे दावों का तीव्रता से तथा न्याय संगत तरीके से निपटान करने का प्रावधान किया है। तो जो दावे हैं उनका निपटारा करने का प्रावधान है। भोपाल गैस रिसाव दावों का निपटान अधिनियम, नाम से ही समझ में आता है क्या अधिनियम है। अगला है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा केंद्र सरकार को औद्योगिक इकाइयों हेतु पर्यावरण सुधार के उपाय अपनाने, मानकों को निर्धारित करने तथा निरीक्षण करने की शक्तियां प्रदान दी जाती है। तो अगर कोई भी औद्योगिक इकाई है, तो अगर पर्यावरण के लिए उसमें कोई सुधार करना है, लोगों के लिए कोई सुधार करना है या निरीक्षण करना है, तो उसकी जो शक्तियां हैं वो दी जाती हैं। अगला, सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम। ये इस अधिनियम के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। यह अधिनियम खतरनाक पदार्थों से निपटान के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं से पीड़ित व्यक्तियों को राहत प्रदान करने से संबंधित है। तो जो भी खतरनाक पदार्थों के जो इकाई है वहां काम कर रहे हैं, उनके जो पीड़ित व्यक्ति है उनको राहत प्रदान करती है। ठीक है। फिर है राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम। इस अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण पर्यावरण अधिनियम के अंतर्गत अपनाए गए सुरक्षा उपायों के अधीन उन क्षेत्रों में औद्योगिक कार्यों के प्रतिबंधों के विषय में अपील सुन सकता है। अगर किसी क्षेत्र में कोई काम हो रहा है और उसके लिए कोई अपील की गई है, तो ये जो राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण है ये उसके बारे में सुन सकता है। आखिरी है राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम। पर्यावरण संरक्षण और वनों के संरक्षण से जुड़े मामलों के प्रभावी और त्वरित निपटान हेतु राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना की गई है, जो औद्योगिक गतिविधियों से संबंधित आवश्यक निर्देश जारी करने का कार्य करती है। तो कोई भी औद्योगिक गतिविधि हो रही है तो अगर निर्देश जारी करना है तो वो ये करेगी, यानी राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ये जो राष्ट्रीय हरित अधिकरण है ये अपने आप में ही बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए। यूपीएससी का फेवरेट है ये और कभी भी इससे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। अब अगला टॉपिक है टिड्डियों का हमला। तो ये होती हैं टिड्डियां। अभी इसका हमला हो रखा है भारत में। आपने सोशल मीडिया पे कई सारी वीडियोस भी देखी होंगी, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो साधारणतः भारतीय उपमहाद्वीप टिड्डियों का आगमन जुलाई अक्टूबर में होता है, परंतु इस बार राजस्थान में अभी से होने लगा है। कोविड-19 से जूझते हुए भारत के लिए ये अतिरिक्त संकट है, क्योंकि टिड्डी फसलें नष्ट कर देती हैं और इस प्रकार देश के विकास को क्षति पहुंचा सकती हैं। तो टिड्डे क्या करते हैं, ये झुंड में चलते हैं और जो भी इनके रास्ते में आता है जैसे फल, पेड़, फूल, ये सब कुछ नष्ट कर देती हैं और एक तरह से भारत के विकास को भी ये क्षति पहुंचाएंगी। तो आखिर ये टिड्डी क्या होती है? ये छोटे श्रृंगों वाले ग्रास हॉपर होते हैं। ये एक तरह के ग्रास हॉपर होते हैं जो उत्पाती भीड़ बनाकर लंबी दूरी तक यानी एक दिन में तकरीबन 50 किलोमीटर
मीटर तक ये चलते हैं और इसी बीच उनकी संख्या तेजी से बढ़ती जाती है। तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ते जाते हैं इनकी संख्या बढ़ती जाती है, वो भी तेजी से। भारत में 4 प्रकार के टिड्डे पाए जाते हैं। पहला मरुभूमि टिड्डा, दूसरा प्रव्राजक टिड्डा, तीसरा बंबई टिड्डा और आखिरी पेड़ वाला टिड्डा। अब ये क्षति कैसे पहुंचाते हैं? ये हजारों के झुंड में चलते हैं और इनके रास्ते में जो भी आया जैसे फल, फूल, पत्ते, बीज, ये सब खा जाते हैं और ये इतनी संख्या में पेड़ों पे बैठते हैं कि कई बार उनके भार से ही पेड़ नष्ट हो जाते हैं। भारत और विश्व भर में सबसे विध्वंसकारी कीट मरुभूमि टिड्डा होता है। तो सबसे विध्वंसकारी कौन सा कीट है? वो है मरुभूमि टिड्डा। इसका 1 वर्ग किलोमीटर तक फैला छोटा झुंड एक दिन में उतना ही अनाज खा जाता है जितना 35,000 लोग खाते हैं। तो सिर्फ 1 किलोमीटर में अगर वो झुंड है वो उतना अनाज खा जाएगा जितना 35,000 लोग एक दिन में खाते हैं। तो इस तरह की क्षति वो पहुंचा सकता है। इसको नियंत्रण में कैसे लाया जा सकता है? तो सब मुख्य रूप से वाहनों के रूप से ऑर्गेनोफॉस्फेट ये रसायन का छिड़काव किया जाता है। तो हाथ से चलने वाले स्प्रेयर या कभी कभी हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल होता है। तो ये है टिड्डों के बारे में। अगला टॉपिक है अंतरराज्य प्रवासी मजदूर अधिनियम 1979। अब ये देखते हैं ये क्या है। तो कोविड महामारी के चलते 24 मार्च को अचानक पूरे भारत में तालाबंदी हो गई, जिसमें जो प्रवासी मजदूर है उनको काफी कष्ट झेलना पड़ा। ऐसी स्थिति में लोगों का ध्यान गया अंतरराज्य प्रवासी मजदूर अधिनियम, और इन सब के चलते इस बार ये अधिनियम बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। लोगों का मानना है कि एक राज्य से दूसरे राज्य जाने वाले मजदूरों के रोजगार और काम करने की दशाओं से संबंधित यह अधिनियम अभी तक गंभीरता पूर्वक लागू नहीं हो सका है। तो अभी तक इस पे गंभीरता पूर्वक ना विचार हुआ ना लागू किया गया। ठीक है। अंतरराज्य प्रवासी मजदूर अधिनियम के क्या मुख्य प्रावधान हैं? तो सबसे पहले अधिनियम में मजदूरों की पंजी बनाने का आदेश है, तो उनको पंजी बनानी होगी। और अगर कोई रोजगारदाता उनको नौकरी में रखना चाहता है तो इसके लिए उनको पंजीकरण का प्रमाण पत्र देना होगा। अब जो ठेकेदार एक राज्य से दूसरे राज्य में नौकरी के लिए मजदूर लाता है उसके पास भी एक लाइसेंस होना चाहिए। तो अगर एक राज्य से मान लो कर्नाटका में उत्तर प्रदेश से मजदूर आ रहे हैं तो जो यहाँ पे ठेकेदार है उसके पास भी लाइसेंस होना चाहिए। ठेकेदार को यह बताना होगा कि वे मजदूरों को जो नौकरी दिलाते हैं उसकी शर्तें आदि क्या होंगी। तो मजदूरों के लिए को जो नौकरी दिलाई जाएगी उसकी क्या शर्तें हैं ये भी बताना होगा ठेकेदार को। अब ये कानून कहाँ पर लागू होता है? जो भी प्रतिष्ठान दूसरे राज्यों के 5 या उससे अधिक प्रवासी मजदूर को रखता है उस पर यह कानून लागू होता है। जिसने पिछले 12 महीनों में एक दिन भी 5 या उससे अधिक प्रवासी मजदूर रखे हैं उन पे ये अधिनियम के दायरे लगते हैं। तो अगर एक दिन भी आपने रखा तो आप पे इस अधिनियम के दायरे लग जाएंगे। 5 या उससे अधिक दूसरे राज्यों के मजदूरों को नौकरी पर लगाने वाले ठेकेदार पर भी अधिनियम लागू होता है। तो ये ठेकेदारों पर भी लगता है। अब इस अधिनियम का क्या महत्व है? प्रवासी मजदूरों को रखने वाले प्रतिष्ठानों के पंजीकरण से प्रतिष्ठान की जिम्मेवारी सुनिश्चित होती है, तो उनकी एक जिम्मेवारी बन जाती है। सरकार को यह पता लगता है कि कितने बाहरी मजदूर एक राज्य में किसी भी राज्य में काम कर रहे हैं। प्रवासी मजदूरों की दशा को नियमित करने के लिए यह पंजीकरण एक कानूनी आधार प्रदान करता है। और अधिनियम कहता है कि यदि काम की प्रकृति एक जैसी हो तो प्रवासी मजदूर को वही मजदूरी मिलेगी और अन्य सुविधाएं मिलेगी जैसे स्थानीय मजदूरों को मिलती है। तो प्रवासी मजदूरों को स्थानीय मजदूरों के बराबर ही रखा जाएगा। अगर आप एक तरह का काम करवा रहे हो उनको जो सुविधाएं जैसे छुट्टी, काम के घंटे, वो सब एक जैसी होगी। अब इसमें कुछ संशोधन भी के प्रस्ताव दिए गए। तो वर्तमान सरकार का लक्ष्य है कि श्रम से संबंधित सभी कानूनों को एक ही जगह ले आया जाए। श्रम से संबंधित कई सारे कानून हैं पर उनको एक जगह नहीं लाया गया। तो सरकार का
अभी ये है प्रस्ताव है कि उनको एक ही जगह लाया जाए और उनमें सुधार किया जाए, क्योंकि फिर उनमें सुधार करना आसान हो जाएगा। इसके लिए एक विधेयक भी संसद में लाया गया है जिसका नाम व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम की स्थिति संहिता 2019 रखा गया है। इसको याद रखिएगा। इस प्रस्तावित संहिता में 13 श्रम कानूनों को एक कानून का रूप दे दिया जा रहा है। अंतर्राज्य प्रवासी मजदूर अधिनियम भी इन्हीं कानूनों में से एक है। तो जो एकजुट किया जा रहा है उसमें 13 श्रम कानून है और अंतर्राज्य प्रवासी मजदूर अधिनियम भी उनमें से एक कानून है। अगला टॉपिक है सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम 1991। तो अभी हमने पढ़ा जो विशाखापट्टनम में एलजी पॉलीमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कारखाने में जो गैस रिसाव हुआ, तो फिर लोगों का ध्यान सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम 1991 पर केंद्रित हो गया। तो ये वाला अधिनियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्ञातव्य है कि इस अधिनियम के अंतर्गत कंपनी की सार्वजनिक दायित्व बीमा के तहत गैस लीक के शिकार व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति देना बनता है। तो क्षतिपूर्ति के लिए ये अधिनियम है। तो क्या है ये अधिनियम? यह अधिनियम भोपाल गैस त्रासदी के पश्चात पारित हुआ था। इसके अनुसार खतरनाक पदार्थों का काम करने वाले सभी प्रतिष्ठानों को अपने कामगारों की सार्वजनिक दायित्व बीमा करानी होगी। तो जो भी ऐसे प्रतिष्ठान हैं जो खतरनाक पदार्थों में हैं, उनको अपने कामगारों की सार्वजनिक दायित्व बीमा करानी होगी, जिससे उन्हें मृत्यु या चोट या संपत्ति के क्षय के लिए मुआवजा मिल सके। ठीक है। तो जो क्षतिपूर्ति है उसकी अधिकतम राशि है 25,000 और चिकित्सा राशि है अधिकतम 12,500। और अगर कोई भी कामगार काम के लिए योग्य नहीं है और वो 3 दिन से ज्यादा 3 महीनों के लिए उसे इसलिए 1,000 रुपए दिया जाएगा, परंतु इसकी एक शर्त है कि वो 16 साल से ऊपर होना चाहिए और 3 दिन से अधिक अस्पताल में रहना चाहिए। और यदि कामगार की निजी संपत्ति को क्षति पहुंचती है तो उस क्षति का आकलन करके अधिकतम 6,000 रुपए दिया जाएगा। तो इस तरह से दिया जाता है। अब इस अधिनियम के अनुसार क्षतिपूर्ति का दावा दुर्घटना के 5 वर्षों के भीतर कलेक्टर के पास किया जा सकता है। तो दुर्घटना के 5 वर्षों के अंदर आप कलेक्टर के पास जा सकते हो और वो उसकी जो उस पे जो बात है वो की जा सकती है। तो अगर आप कलेक्टर बनोगे तो भगवान ना करे कुछ ऐसा हो तो लोग आपके पास आएंगे। अब इसकी आलोचना हो रही है। अब इस अधिनियम की जो राशि थी वो लगभग 2 दशक पहले निर्धारित की गई थी, तो आज के हिसाब से वो कम होने वाली है। इसलिए आज की तिथि से यह मुआवजा बहुत ही कम प्रतीत होता है। आवश्यकता है कि इसमें समुचित वृद्धि की जाए जिससे पीड़ितों को न्याय मिल सके। तो उसमें वृद्धि करने की बात की जा रही है। ठीक है। अगला टॉपिक है, क्या है अल्ट्रावायलेट जर्मिसाइडल रेडिएशन? ये भी कोरोना वायरस से ही है। अब वैज्ञानिक ऐसी पद्धति पर काम कर रहे हैं जिसे अल्ट्रावायलेट किरणों की मदद से सार्वजनिक स्थानों पर कोरोना संक्रमण खत्म किया जा सकता है। तो अब हमें पता है, जो आम लोगों को पता है कि जो अल्ट्रावायलेट किरणें जो सूर्य से आती हैं वो काफी खतरनाक होती हैं, वो क्षतिग्रस्त कर सकती हैं। वो अगर ओजोन से आ गई पृथ्वी तक तो वो हमारी कोशिकाओं को मार सकती हैं, कैंसर से पीड़ित करा सकते हैं, यहाँ तक कि डीएनए तक को क्षति पहुंचा सकती हैं। तो जब ये अल्ट्रावायलेट किरणें इतनी नुकसानदेह है तो आखिर इसका इस्तेमाल क्यों हो रहा है, ये हम इसमें देखेंगे। तो फिर कैसे किया जाएगा अल्ट्रावायलेट किरणों का कोरोना को खत्म करने में प्रयोग? अल्ट्रावायलेट किरणें मानव के लिए बहुत नुकसानदेह होती हैं, परंतु आजकल वैज्ञानिक अल्ट्रावायलेट जर्मिसाइडल रेडिएशन से सार्वजनिक स्थानों पर वायरस संक्रमण वाली जगहों को विसंक्रमित करने की तकनीक पर अध्ययन कर रहे हैं। तो जो भी सार्वजनिक स्थान है उनको विसंक्रमित करने की तकनीक पर वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। अब कैसे सार्वजनिक स्थान, जैसे विद्यालय, होटल, मॉल, इन सबको आप विसंक्रमित करो। इस शोध में समझाया गया है कि यह किरणें
संक्रमण फैलाने वाले रोगाणुओं को भी मार सकती है। वैज्ञानिक अल्ट्रावायलेट किरणों की मारक क्षमता का प्रयोग करना चाहते हैं। उनका विश्वास है कि इससे कोरोना संक्रमण फैलने से रुक सकता है और उसका प्रसार काबू किया जा सकता है। तो साइंटिस्ट जो वैज्ञानिक है वो चाहते हैं जो कोरोना का संक्रमण है वो और ना फैल सके, और इसके लिए ये अल्ट्रावायलेट जर्मिसाइडल रेडिएशन का इस्तेमाल करना चाहते हैं। अब ये कैसे काम करती है? अल्ट्रावायलेट जर्मिसाइडल रेडिएशन उन सतहों पर इन किरणों को फेंकता है जो संक्रमित है, जैसे हवा, पानी की सतह, इन सब जगह ये किरणों को फेंकेगा। अमेरिका के सेंटर्स फॉर डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल का कहना है कि ये एक आशाजनक विसंक्रमण विधि हो सकती है, कि ये आशाजनक है। वैज्ञानिकों ने सलाह दी है कि संक्रमित कमरों में UVGI लैंप लगाया जाए तो वे सतहों पर जमे रोगाणुओं को नष्ट कर देगा, और अगर उसी समय आप पंखा चला दे तो वो जो किरणें हैं जो वो और दूर तक फेंकेगा और जल्दी से ही विसंक्रमण हो जाएगा। अब ये UVGI लैंप कमरों के कोनों में, एयर क्लीनर्स या वेंटिलेटर सिस्टम में भी लगाया जा सकता है। तो साइंटिस्ट कह रहे हैं, जो वैज्ञानिक है वो कह रहे हैं कि अगर आपने ये लैंप रखा और आपने पंखा चला दिया तो जो रोगाणु है वो जल्दी हवा में जाएंगे और जल्दी ही विसंक्रमण होने की संभावना बनेगी। अब टीबी को विसंक्रमित करने के लिए उपयोग में आती है ये पद्धति। तो टीबी क्या होता है, वो एक इंसान से दूसरे इंसान में चला जाता है। तो इसके लिए भी गाइडलाइन निकाली गई है कि जो अस्पताल में मरीज है उनसे स्वास्थ्य कर्मियों के बीच टीबी ना फैल जाए। तो इससे पहले UVGI को उपयोग टीबी जैसी बीमारी के संक्रमण को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है, और इसके लिए CDC ने गाइडलाइन भी जारी की हुई है। साल 2005 में CDC ने इन गाइडलाइन में संशोधन भी किया था। तो टीबी में इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए वैज्ञानिक सोच रहे हैं शायद इसको कोरोना वायरस में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब लेकिन इसमें कुछ चुनौतियां हैं कि इस मामले में कुछ कारक भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है। इसमें मौसम, हवा में नमी और कितनी मात्रा में इसके उपयोग की आवश्यकता है ये देखना भी जरूरी है। तो कितना उपयोग करना है ये देखना जरूरी है। इसके अतिरिक्त हवा का प्रवाह क्या है, रोगाणु की उपस्थिति का स्थान, ये ध्यान देना पड़ेगा। और कहीं ऐसा ना हो जो संक्रमण फैलाने वाले रोगाणु हैं वो कहीं लैंप के पीछे ही ना पहुंच जाए, तो आप वो संक्रमण फैलाने वाले रोगाणुओं को नहीं मिटा पाएंगे। और अगर आप इसे सार्वजनिक स्थानों जैसे स्कूल, विश्वविद्यालय, होटल, सिनेमा हॉल आदि में इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये महंगा भी साबित हो सकता है। तो ये है कुछ चुनौतियां। अगला देखते हैं मिशन सागर। तो पूर्वी हिंद महासागर में स्थित द्वीपीय देशों को कोविड-19 महामारी से लड़ने में सहायता पहुंचाने के लिए भारत ने मिशन सागर नामक एक अभियान आरंभ किया है। तो जो द्वीप हैं उनको कोविड-19 की महामारी से उनको लड़ने में सहायता करने के लिए भारत ने मिशन सागर का आरंभ किया। इस मिशन के अंतर्गत पूर्वी हिंद महासागर में स्थित 5 देशों जो है मालदीव्स, सीशेल्स, मॉरिशस, कोमोरोस आइलैंड और माडागास्कर, इन 5 देशों में भारत खाद्य सामग्री, दवाइयां जो कोविड महामारी से जुड़ी हुई यानी कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन की गोलियां और विशेष आयुर्वेदिक औषधियां प्रदान कर रही हैं। अब इसके अतिरिक्त भारत चिकित्सा दल भी मुहैया कराएगा। इसके लिए भारत से केसरी नामक एक नौसेना का जलयान प्रस्थान कर चुका है। तो कौन जा रहा है? केसरी, ये पूछा जा सकता है। प्रथम चरण में यह जलयान मालदीव की राजधानी माले पहुंचेगा और वहां 600 टन खाद्य सामग्री पहुंचाएगा। तो सबसे पहले ये मालदीव की राजधानी माले जा रहा है, मालदीव की राजधानी माले। ठीक है। अब भारत इस क्षेत्र में सबसे पहले कार्रवाई करने वाला देश की भूमिका निभाता रहा है। तो सबसे पहले भारत ने देशों की मदद करना शुरू की। मिशन सागर इसी की एक अगली कड़ी है। यह मार्च 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित जो सागर मिशन है, क्षेत्र के सभी देशों को सुरक्षा मिले और उनकी वृद्धि हो, यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, जो सागर मिशन है, इस नीति के भी अनुरूप है।
भारत की नीति रही है कि पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध रखे जाए और उन्हें और भी सुदृढ़ किया जाए। तो भारत हमेशा अपने पड़ोसी देशों के लिए कुछ करता है। ठीक है, अब अगला टॉपिक है उच्चतम न्यायालय का 4G इंटरनेट सेवा आदेश। तो अभी उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट बहाली का आदेश देने से उच्चतम न्यायालय ने मना कर दिया है कि 4G इंटरनेट सेवा जम्मू कश्मीर में अभी नहीं लाई जाएगी। अब न्यायालय ने जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट सेवा प्रदान करने के अनुरोध पर विचार के लिए गृह मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का आदेश दिया है। तो उच्चतम न्यायालय ने बोला है कि एक समिति बनाई जाए जो गृह मंत्रालय के सचिव के अध्यक्षता में होगी। तो जब वो उच्चतम न्यायालय ने क्या बोला कि अभी जो जम्मू कश्मीर की परिस्थितियां हैं वो स्थिर नहीं है और देश में कोविड-19 की महामारी फैली हुई है। ऐसे में मानव अधिकार के साथ देश की सुरक्षा पर ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है और अगर ये 4G लागू हो जाता है तो देश विरोधी तत्वों को सुविधा मिल सकती है। तो इसलिए जम्मू सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, उच्चतम न्यायालय ने बोला है कि अभी 4G इंटरनेट सेवा जम्मू कश्मीर में नहीं लाई जाएगी। अब अगस्त 2019 में केंद्र सरकार ने जम्मू और कश्मीर के विशेष दर्जे को रद्द कर दिया और संचार के सभी तरीकों को निलंबित कर दिया। कालांतर में इंटरनेट सेवा को आंशिक रूप से बहाल कर दिया गया था, जिसमें इंटरनेट की गति 2G तक सीमित थी। तो वापस इंटरनेट की सेवा लाई गई कुछ समय बाद, लेकिन उनकी गति 2G तक सीमित थी। जम्मू कश्मीर में हाई स्पीड इंटरनेट की बहाली के लिए फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल्स द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई, लेकिन प्रशासन ने 4G सेवाओं की बहाली का विरोध कर दिया। तो किसने याचिका डाली? फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल्स। उसने याचिका डाली कि 4G स्पीड की इंटरनेट सेवा दोबारा जम्मू कश्मीर में आ जाए। प्रशासन ने देश की सुप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा की रक्षा के मद्देनजर अपने कदम को उचित ठहराया। ठीक है, अब इंटरनेट बंदी से संबंधित कानूनी प्रावधान। तो क्या कानूनी प्रावधान है इंटरनेट बंदी से संबंधित? CRPC की धारा 144। तो धारा 144 जिला दंडाधिकारी, अनुमंडलीय दंडाधिकारी या राज्य सरकार द्वारा शक्ति प्राप्त किसी कार्यकारी दंडाधिकारी को हिंसा या उपद्रव की आशंका पर उसको रोकने से संबंधित प्रावधान करने का अधिकार देता है। तो अगर आपको आशंका भी है तो आप रोक सकते हैं। दंड अधिकारी को एक लिखित आदेश पारित करना होता है, जिसके जरिए किसी व्यक्ति विशेष या क्षेत्र विशेष में रहने वाले व्यक्तियों के लिए अथवा आमतौर पे किसी विशेष स्थान या क्षेत्र में आने या जाने वाले लोगों के लिए धारा 144 को निर्देशित किया जा सकता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि आपातकालीन मामलों में दंड अधिकारी बिना किसी पूर्व सूचना के इन आदेशों को पारित कर सकता है। तो अगर कोई आपातकालीन स्थिति आई तो जो दंड अधिकारी है वो कोई सूचना दिए बगैर ही ये आदेश पारित कर सकता है। आंकड़े बताते हैं कि जनवरी 2012 और अप्रैल 2018 के बीच भारत में दर्ज किए गए अधिकांश इंटरनेट बंदी का आदेश CRPC की धारा 144 के अंतर्गत ही दिया गया था। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। अब भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हालांकि CRPC की धारा 144 अब भी भारत में इंटरनेट पर सामूहिक प्रतिबंध को लागू करने के लिए सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाला प्रावधान है, मगर टेलीग्राफ अधिनियम 1885 की धारा 5(2) का भी कई बार इंटरनेट सेवाओं को रोकने का आदेश देने हेतु प्रयोग किया जा सकता है। तो टेलीग्राफ अधिनियम का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम है, ये भारत में वायर्ड और वायरलेस टेलीग्राफी, टेलीफोन, टेलीटाइप, रेडियो संचार और डिजिटल डेटा संचार के उपयोग को नियंत्रित करता है। भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम की धारा 5(2) CRPC की धारा 144 के जैसा ही है।
इस धारा 5(2) में भी इंटरनेट बंदी हेतु कोई विशेष प्रावधान नहीं किए गए हैं, मगर धारा की व्याख्या के आधार पर इस प्रकार के आदेश दिए जा सकते हैं। तो दोनों धारा 144 और भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम दोनों एक जैसी ही है और दोनों में इंटरनेट बंदी हेतु कोई विशेष प्रावधान नहीं दिए गए हैं। अगला है दूरसंचार अस्थायी सेवा निलंबन नियम 2017। अब इसके अनुसार अधीन देश के गृह मंत्रालय के सचिव या राज्य के सक्षम पद अधिकारी को दूरसंचार सेवाओं के निलंबन का अधिकार दिया गया है। तो किसको दिया गया है? गृह मंत्रालय के सचिव और राज्य के सक्षम पदाधिकारी कि वो दूरसंचार सेवाओं को निलंबित कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला हम पढ़ेंगे विश्व आर्थिक मंच, जिसने निकाला है वैश्विक ऊर्जा रूपांतरण सूचांक। तो विश्व आर्थिक मंच ने हाल ही में अपना वैश्विक ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक प्रकाशित किया है। ये प्रत्येक वर्ष प्रकाशित किया जाता है। 115 अर्थव्यवस्थाओं को रैंकिंग इसके आधार पर दी जाती है कि वे ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण सत्ता एवं सुलभता को कितना संतुलित रखती है। तो पर्यावरण और ऊर्जा के विषय में ये है। कितने अर्थव्यवस्थाओं को रैंक किया जाता है? 115। इस सूचकांक में किसी देश की ऊर्जा प्रणाली की वर्तमान स्थिति के साथ साथ भविष्य की ऊर्जा विषयक आवश्यकताओं को अंगीकृत करने के लिए उनकी तैयारी पर विचार किया जाता है कि कोई भी देश कितनी ऊर्जा इस्तेमाल कर रही है, आगे उनकी क्या तैयारी है, ये इन सब पे ध्यान दिया जाता है। अब इस सूचकांक के बारे में पढ़ते हैं। तो विश्व आर्थिक मंच ने अपने प्रतिवेदन WEF फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2020 रिपोर्ट में GET इंडेक्स के आधार पर 115 देशों को स्थान दिया। इस सूचकांक में देशों की ऊर्जा प्रणालियों के वर्तमान प्रदर्शन, पर्यावरणीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा और टिकाऊ, सुरक्षित, सस्ती और समावेशी ऊर्जा प्रणालियों में बदलाव हेतु तत्परता जैसे संकेतकों के आधार पर किया गया है। तो ये आधार है। अब इस प्रतिवेदन के अनुसार 75% देशों ने अपनी पर्यावरणीय स्थिरता में सुधार किया है। ठीक है, तो स्वीडन लगातार तीसरे वर्ष में शीर्ष स्थान पर आया है। तो पहले स्थान पर है स्वीडन, इसके पश्चात आता है स्विट्जरलैंड और फिनलैंड, फ्रांस 8वें स्थान पर है और यूनाइटेड किंगडम 7वें पे है। ठीक है, फिर रैंकिंग के अनुसार भारत और चीन दुनिया में मांग के उभरते केंद्र हैं। तो ये उभर रहे हैं भारत और चीन। अब भारत के संदर्भ में देखते हैं। भारत ने ऊर्जा सुरक्षा, विकास, पर्यावरणीय स्थिरता जैसे प्रमुख मापदंडों में सुधार करते हुए 74वां स्थान प्राप्त किया है। तो 74th पोजीशन है भारत की। अब इस प्रतिवेदन में बतलाया गया है भारत ने अपने ऊर्जा कार्यक्रम का विस्तार करके अनेक जरूरी सुधार किए हैं। जैसे भारत में LED बल्ब, स्मार्ट मीटर को थोक में खरीदा जा रहा है, उपकरणों की लेबलिंग हो रही है। इन सब के वजह से भारत की बहुत प्रशंसा हुई। इसके अतिरिक्त भारत उन गिने चुने देशों में आ गया है जिसने प्रतिवेदन के अनुसार 2015 से अनवरत प्रगति का मार्ग ही अपनाया है। तो भारत ने प्रगति ही की है। इस प्रतिवेदन में यह भी कहा गया है कि 2015 से मात्र 11 देशों ने महत्वपूर्ण प्रगति की है। तो सिर्फ 11 देशों ने महत्वपूर्ण प्रगति की है और उसमें से एक है भारत। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये याद रखिएगा। कौन निकालता है ये सूचकांक? विश्व आर्थिक मंच जो निकालता है वैश्विक ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक। भारत का 74th स्थान है। पहले पर है स्वीडन, उसके बाद स्विट्जरलैंड और फिनलैंड। ठीक है, तो ये था आज का पूरा लेक्चर। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो लाइक बटन दबाना ना भूले और सब्सक्राइब ना करना भूले हमारे चैनल को। और अगर आपको पसंद आया है लेक्चर तो कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या अच्छा था, और अगर नहीं पसंद आया तो भी बताएं कि कैसे सुधार कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।